नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स PYQ पे मैं शुभम बरनवाल स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज PET पेट एग्जाम की श्रृंखला में हम मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम अब तक एंशिएंट और मॉडर्न इन दोनों की कक्षाओं को समाप्त कर चुके थे, क्योंकि दोस्तों शुरुआत तो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी कि हमें पहले एंशिएंट करना चाहिए था, उसके बाद हम मिडाइवल मध्यकालीन इतिहास करते और आखिरी में हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास के टॉपिक पर आते। पर जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चंस का प्रश्नों का दायरा बढ़ा है, इसलिए आधुनिक इतिहास की इंपॉर्टेंस अधिक है। और यही देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत जो हमने पेट एग्जाम के लिए की है कि हर विषय में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हम प्रीवियस ईयर यूपी SSSC में आज तक उसके द्वारा कराए गए 66 पेपर्स में जो भी सवाल जिस साल भी आया हम पूरी व्याख्या करा दें। उसकी शुरुआत तो ऐसी ही होनी चाहिए थी कि हिस्ट्री में हम पहले मॉडर्न, पहले एंशिएंट करें, प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन आए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आए। लेकिन चूंकि हमने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को किया था, 2 वीडियोस में लगभग 5 घंटे में हमने आज तक पूछे गए 60 से 70 क्वेश्चन, 260 to 270 क्वेश्चंस को पूरा समाप्त कर लिया। और ये समाप्त करने के बाद हम आगे बढ़े एंशिएंट हिस्ट्री पर, प्राचीन इतिहास पर। और पूरे प्राचीन इतिहास को भी हमने लगभग 2.5 घंटे की वीडियो में, 2.5 घंटे की 2 वीडियोस हैं, मतलब एक वीडियो 1.5 घंटे की है और एक वीडियो 1 घंटे की है। इसमें करीब हमने 100 से 110 के बीच में जो भी प्रश्न पूछे गए थे हमने उनको किया। इसके बाद आज हम मिडाइवल यानी मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे और मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड पिछले वर्षों में आज तक जितने प्रश्न पूछे गए ये सारे कर लेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन आयोग, चाहे वो यूपी SSSC हो, यूपी PSC हो, जो यूपी PCS का एग्जाम लेता है, चूंकि RO भी एकदम अब हमारे सामने है, काफी आकर्षक पोस्ट भी आई है RO में, तो ये सारे आयोग अपने पिछले ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज करते हैं, फिर से पूछते हैं, रिपीट करते हैं। तो इस कारण से पिछले ईयर्स के प्रश्नों को पढ़ना भी क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन में, मुगल साम्राज्य। इसके अलावा अन्य हिस्से भी पढ़ेंगे और ये एक ही वीडियो में हम पूरी चीजें करेंगे। हम प्रॉपर व्याख्या भी ठीक ठाक कर लेंगे और उसके अलावा हम ये भी देख लेंगे कि किस सेगमेंट से कहां से कितने क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। यह प्रश्न पूछा गया है यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है, 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है। तो दोस्तों, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई है। किसकी मृत्यु हुई है? हुमायूं की मृत्यु हुई है। हुमायूं 1540 ईस्वी में पराजित होने के बाद, किससे? शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं निर्वासित ही जीवन व्यतीत किया बहुत लंबे समय तक। 1555 में जाकर इसने अपनी सत्ता वापस पाई, लेकिन उसी दौरान इसके साथ एक दुर्घटना हुई। दिल्ली में दीन पनाह एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी है, इसी की सीढ़ियों से फिसलता हुआ गिर गया और हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु पर एक इतिहासकार है लेनपुल। क्या नाम है इनका? लेनपुल। यह स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। हुमायूं की मृत्यु पर एक इतिहासकार हैं लेनपुल। लेनपुल साहब कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर भटकता रहा और अंत में जीवन भर इधर उधर भटकता रहा और अंत में इसी प्रकार गिरते हुए मर गया। तो ये हुमायूं के विषय में है। हुमायूं किसका बेटा है? बाबर का बेटा है। और आमतौर पर ये बाबर का बेटा है और महान मुगल सम्राट अकबर का पिता है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। दिल्ली में ही, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली में ही हुमायूं की कब्रगाह भी बना दी गई। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? अभी हमने क्या देखा दोस्तों? अभी हमने देखा कि 1540 में हुमायूं का शासन गया।
1556 में हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब हुमायूं की अचानक से मृत्यु हुई तो जो मुगल राजगद्दी थी वो खाली हो गई, खाली हो गई। अब किसको राजा बनाया जाएगा। अब प्रश्न ये था, 1540 में तो हुमायूं का निर्वासन हुआ था, सॉरी इसकी यहां पर कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। 1556 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो यह सोचा गया कि उसकी जगह पर किसको राजा बनाया जाएगा। तो सोचना क्या था, अकबर उसके पुत्र के रूप में था। अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया। इस समय अकबर की आयु 14 वर्ष की थी। कितनी थी, 14 वर्ष थी। किस जगह पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया, कन्नानौर या कालानौर में। किस जगह, कलानौर में 14 वर्ष की आयु में अकबर का क्या किया गया, राज्याभिषेक किया गया। और अकबर के संरक्षक के रूप में जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई उन्हें हम क्या कहते हैं, बैरम खान कहते हैं। उन्हें हम बैराम खान के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, बैराम खान के रूप में जानते हैं, अकबर के संरक्षक के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालानौर। क्या हो जाएगा दोस्तों, कालानौर। अगर अकबर की बात की जाए तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, राणा वीर साल के महल में हुआ था। ये वो दौर था जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। तो वहीं पर जो राणा वीर साल का महल है उसमें अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। 1556 में अकबर ने कालानौर में क्या किया, मुगल सम्राट की मतलब राज्याभिषेक हुआ अकबर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत में पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। भारत में पहला मुद्रा रुपए के रूप में, जिसे रुपया कहा जाता है, किन सम्राटों के शासनकाल में। तो दोस्तों एक सम्राट है शेर शाह सूरी। क्या नाम है इनका, शेर शाह सूरी। दिल्ली की गद्दी पर बहुत ही अल्पकाल तक, बहुत ही कम समय तक शेर शाह सूरी का शासन रहा है। बहुत ही कम समय तक। लेकिन इस कम समय में ही शेर शाह सूरी ने अपने आप को इतना अच्छा स्थापित किया, इतिहास में ऐसी चीजें की जिन्हें शेर शाह सूरी को दिल्ली सल्तनत में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी दिल्ली की सल्तनत पर शासन करता है, सूरवंश के रूप में शासन करता है। और इस दौरान बहुत ही कार्य किए, सड़क निर्माण। आज भी आप जो ग्रांड ट्रंक रोड देखते हैं, जो जीटी रोड देख रहे हैं, उसे कभी सड़क आजम कहा जाता था, इसे शेर शाह सूरी बनवाता है। बहुत बड़ी सड़क। शेर शाह सूरी प्रशासन में भी बहुत शानदार काम करता है, भूराज व्यवस्था में भी बहुत शानदार काम करता है। कई कारणों से इसे अकबर का अग्रसर भी कहते हैं कि आगे इसने काफी काम किए, बाद में अकबर उस पर काम करता है। तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। किसके काल में, शेर शाह सूरी। इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी हो जाएगा इसका आंसर। ये किसका था, चांदी का मुद्रा, चांदी का रुपया था। किसका था, चांदी का था, 178 ग्रेन का, 178 ग्रेन का। कई बार ये मात्रा, वजन और धातु पूछ सकता है। तो चांदी का रुपया था 178 ग्रेन का, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी को याद रखिएगा, इनका शासन काल याद रखिएगा। शेर शाह सूरी को याद रखिएगा और इनका शासन काल याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से, आराम से पढ़िए, इनमें से किसने भूमि के मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। आइए दोस्तों हम चौथा प्रश्न ही देख रहे थे। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। भूमि के मापांकन की व्यवस्था मध्यकालीन इतिहास में शेर शाह सूरी ने प्रारंभ की। गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, गज ए सिकंदरी का। चलिए विकल्पों में से पहले अगर दिया रहेगा तब शेर शाह सूरी होगा, ठीक है। उससे पहले गज ए सिकंदरी पैमाने के द्वारा यह किया जाता था कार्य। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप साथ में देखते रहिए कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है ताकि क्लियर होता रहे। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है, मतलब किसकी उपाधि है। तो आपने सुना होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जैसे और अगर आप बाबर की बात कहें तो नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसी तरह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्या नाम है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। SSC ये भी
SSC का पेपर है 2015 का। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मतलब ये पूछ रहा है कि किसका पूरा नाम है। अगले प्रश्न में देखिए, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैराम खान। हमने पिछले प्रश्न की व्याख्या में देखा, हमने देखा था कि 1542 में अकबर का जन्म होता है वीर साल के महल में। जन्म होने के बाद चूंकि वो निर्वासन का समय चल रहा था और हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर नहीं था, जब हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त की, लेकिन उसके तत्काल बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया। उसके बाद आनन फानन में अकबर का राज्याभिषेक किया गया कालानौर के महल में, और वहीं पर राज्याभिषेक करने के बाद उसके संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया बैराम खान को। किसको? बैराम खान को। क्योंकि अब अकबर अभी छोटा था और शायद इतने बड़े पैमाने पर अपना डिसीजन नहीं ले पाता, लेकिन उस समय यह है कि बैराम खान को संरक्षक नियुक्त किया गया। इसी 1556 ईस्वी में ही एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। यह प्रश्न आगे आएगा भी, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, जब आगे आएगा तो वहां पर हम केवल आंसर टिक कर लेंगे। 1556 में ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसे हम पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। दोस्तों, पानीपत के इस द्वितीय युद्ध में, सेकेंड वॉर में, इसकी विशेषता क्या है? हम क्यों पानीपत के द्वितीय युद्ध को याद करते हैं? क्योंकि यहां पर अकबर वर्सेस हेमू की लड़ाई हुई। हेमू, जिसे भारतीय इतिहास में हेमू बक्कल या फिर हेमू विक्रमादित्य की उपाधि भी दी जाती है, जो आदिल शाह की तरफ से लड़ रहा था। और अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खान। बैरम खान, क्योंकि अकबर का संरक्षक था, अकबर भी इस युद्ध में था। तो हेमू वर्सेस बैरम खान के बीच में 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें हेमू की मृत्यु हुई, बैराम खान ने उसकी हत्या कर दी और अकबर की विजय हुई। ये चीजें भी याद रखिएगा। चलिए, बैराम खान उसका संरक्षक था। इन्हीं के बेटे के रूप में हम अब्दुल रहीम खाने खाना को भी देखेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध अभी आया था, अकबर वर्सेस हेमू। अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध लड़ा गया। हेमू के बारे में कहा जाता है कि आदिल शाह के सेनापति और महामंत्री के रूप में इस महान योद्धा ने इतिहास में कुल 24 लड़ाइयां लड़ी हैं और उनमें से कुल 22 लड़ाइयां जीती थी। बहुत ही शानदार सिपाही, शानदार सेनानी। लेकिन 1556 में पानीपत की जब दूसरी लड़ाई हुई, द्वितीय युद्ध पानीपत का जब हुआ, इसमें हेमू बक्कल का युद्ध हुआ अकबर की सेना से, मुगल सेना से, जिसका नेतृत्व बैराम खां कर रहा था, और इस युद्ध में हेमू बक्कल की पराजय हुई। ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? आइए प्रश्न देखते हैं। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अभी हमने देखा था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। अगर कोई पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो आप कहेंगे कि मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगर पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की जाए तो 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों को याद रखिएगा। फर्स्ट बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526, सेकंड याद रखिएगा कि 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और तृतीय याद रखिएगा 1761 में किसके किसके बीच हुआ था? यह हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो ये याद रखिएगा। अकबर और राणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, और ये युद्ध हुआ था 1576 में, 1576 में हुआ था। भारमल वो पहला शासक है, कछवाहा शासक था भारमल, जिसने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं है? अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं है? आइए देखते हैं।
अबुल फजल यह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। बिल्कुल, अबुल फजल क्या थे? अकबरनामा के लेखक थे। बिल्कुल सही है, आईने अकबरी कहते हैं। अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक और अकबर के वजीर थे। वास्तव में अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? अबुल फजल। तो ये सही है। आपसे पूछा गया है क्या सही नहीं है, आपको नहीं है बताना है। राजा मानसिंह अकबर के मंत्री थे। राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। बिल्कुल गलत, राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। आइए पहले और ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर इस पर वापस आते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना एक जीवित एक कवि थे, सॉरी, अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैराम खां के पुत्र थे। बिल्कुल सही है, हमने देखा अभी पिछले प्रश्न में डिस्कस भी किया था। बैराम खां के पुत्र थे और क्या थे? कवि भी थे, रहीम खान खाना। मुल्ला दो प्याजा मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ये भी सही है। ये ऑप्शन क्यों गलत है? राजा मानसिंह अकबर के सिपाहियों सेनानियों में से एक थे, सेनापति थे। ये भी कछवाहा राजवंश से ही आते हैं। ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। अगर वित्त मंत्री की बात की जाए तो राजा टोडरमल का नाम याद रखिएगा। किसका नाम याद रखिएगा? टोडरमल का नाम याद रखिएगा। ये अकबर के वित्त मंत्री के रूप में थे। इन्होंने ही दहशाला बंदोबस्त शुरू की थी। कौन सी बंदोबस्त शुरू की थी? दहशाला बंदोबस्त शुरू की थी। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियां तानसेन को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? मियां तानसेन को नियुक्त किया था। वो व्यक्ति जिसके बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, रामतनु पांडे किसका नाम था? तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे हुआ करता था। अकबर के दरबार में रहने से पूर्व ये रीवा के महाराज के दरबार में रहते थे। रीवा के महाराज रामचंद्र हैं। रीवा के महाराज जिनका नाम रामचंद्र था, उन्हीं के दरबार में तानसेन रहा करते थे। उन्हें अकबर ने अपने दरबार में बुलाया, ऊंचा पद दिया, सम्मान दिया। राम जिन्हें हम बाद में जिनका नाम हम तानसेन के रूप में जानते हैं। अकबर इन्हें कंठाभरण विलास भी कहा करता था। कंठाभरण विलास भी कहा करता था। ये उपाधि याद रखिएगा। किसकी उपाधि है? तानसेन की उपाधि है। ग्वालियर में तानसेन की समाधि है। कहां तानसेन की समाधि है? ये याद रखिएगा, ग्वालियर में तानसेन की समाधि है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अबुल फजल की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य का ही एक व्यक्ति है, 9 रत्नों में से एक, जिसने आईने अकबरी लिखी, अकबरनामा। मियां तानसेन उनके दरबार का संगीतज्ञ। बिरबल एक प्रमुख सलाहकार के रूप में हम अकबर बिरबल के बहुत सारे चुटकुलानुमा किस्से सुनते रहते हैं। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने सम्राट अकबर के लिए क्या शुरू किया? जिन्होंने सम्राट अकबर या मुगल व्यवस्था के लिए दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत की, जब्ती प्रथा की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? कौन था वो प्रसिद्ध कवि जो अकबर के दरबार में था? याद रखिएगा, अकबर के दरबार में रहीम खान एक प्रसिद्ध कवि के रूप में थे। बिरबल सलाहकार थे, तो ये नहीं होंगे, सलाहकार थे अनेक मामलों में। 9 रत्नों में से एक थे बिरबल। तुलसीदास अकबर के दरबार के व्यक्ति नहीं थे। अकबर के दरबार के व्यक्ति नहीं थे। बैराम खान की बात की जाए तो शुरुआत के दिनों में अकबर के संरक्षक रहे हैं। जब 1556 में अकबर को राज्याभिषेक दिलाया गया तो उस दौरान बैराम खां को उनका संरक्षक नियुक्त किया गया। इसी बैराम खां के पुत्र थे रहीम खान जो अकबर के दरबार के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उस दौरान फैजी नाम के एक व्यक्ति भी थे जो 9 रत्नों में से एक थे और बहुत ही प्रमुख कवि थे उस दौर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? टोडरमल को हम किस नाम से जाना जाता था? खाने आजम, खान ए खाना, अजियाओ दीन या फिर मुशरिफ ए दीवान। तो ये उपाधि याद रखिएगा, मुशरिफ ए दीवान, दीवान मुशरिफ। ये किसकी उपाधि है? टोडरमल की उपाधि है, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल को हम मुख्य रूप में क्या देखते हैं? अकबर के वित्त मंत्री के रूप में देखते हैं। अकबर के वित्त मंत्री के रूप में देखते हैं। किसको देखते हैं? राजा टोडरमल को देखते हैं। जब्ती प्रथा की शुरुआत की इन्होंने, जब्ती प्रथा लाया। उसके बाद दहशाला बंदोबस्त इन्होंने लाई। मुगल भू राज्य व्यवस्था को देखना, कर वसूलना, ये सारी चीजें टोडरमल के मतलब नेतृत्व में चलती थी।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुलंद दरवाजा किसने बनाया है? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था या बुलंद दरवाजा के द्वारा बनवाया गया था? तो यहां पर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर हो जाएगा। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के आगरा में, आगरा जिले में एक जगह होगी फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी, इसी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। अब फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा स्थित है, इसे अकबर ने क्यों बनवाया था, इसके विषय में इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है। इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है कि गुजरात विजय की थी अकबर ने। क्या किया था? गुजरात विजय की थी अकबर ने। अगर 1571-72 में अकबर ने गुजरात विजय की थी, तो इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की और वहां पर बुलंद दरवाजा बनवाया। लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग है, जैसे एक इतिहासकार है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन बहुत जाने माने इतिहासकार, ये लिखते हैं कि अकबर ने दक्षिण विजय के उल्लेख में बुलंद दरवाजा बनवाया होगा। तो ये आप याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा, यहां पर बुलंद दरवाजा होगा, किस जिले में स्थित है? दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। हमने अभी पिछले प्रश्न में इसकी व्यापक, विस्तृत और अच्छी व्याख्या की। इलाहाबाद में बात की जाए तो इलाहाबाद में अकबर ने शानदार किला बनवाया है, जो आज भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा किला? इलाहाबाद का किला। अभी हाल ही में संगम, गंगा नदी के किनारे इंडियन एयरफोर्स द्वारा 8 अप्रैल को, जो कि वायुसेना दिवस भी होता है, बहुत ही शानदार तरीके से एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया है, जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों अगर बात की जाए शिनूक हेलीकॉप्टर, मिग-21 बाइसन, इसके अलावा राफेल, पवन हंस हेलीकॉप्टर, शिनूक हेलीकॉप्टर, मतलब भारतीय वायुसेना की बहुत ही उन्नत जहाज़ों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। बहुत ही शानदार और दर्शनीय रहा है। तो चलिए ये हमने यहाँ पर आंसर देखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर अनपढ़ था। अकबर अनपढ़ था, मतलब अकबर बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान इसके पास नहीं थी। कारण था अकबर के अनपढ़ होने का कि 1540 ईस्वी में हुमायूं को निर्वासन पे जाना पड़ा, जब कन्नौर के युद्ध जब एक युद्ध में इन्हें शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं का निर्वासन हो गया, और इसी निर्वासन के ही समय में 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1542 में क्या हुआ? अकबर का जन्म हुआ, और लगातार लगभग 1555 तक हुमायूं दूसरों की शरण में ही रहा। और कह सकते हैं कि इस दौरान अकबर की शिक्षा का ठीक से प्रबंध नहीं कराया जा सका। पुनः 1555 ईस्वी में अगर मान लीजिए हुमायूं को अपना राज्य वापस में मिला, तो 1556 में इसकी फिर से मृत्यु हो गई, और 1556 में ही अकबर का राज्याभिषेक हो गया 14 वर्ष की आयु में। तो हम कह सकते हैं कि पढ़ने का बहुत ही ज्यादा समय नहीं मिला। लेकिन दोस्तों ये भी जानते रहिए, अकबर के पास हो सकता है कि कुछ किताबों का ज्ञान न हो, लेकिन अगर हम पूरे मध्यकालीन इतिहास में, न सिर्फ मुगल इतिहास में, अगर पूरे मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए, तो भारतीय इतिहास में सबसे महान शासकों के बीच अगर किसी को रखा जा सकता है, किसी महान शासक की बात होती है, तो अकबर की बात होती है। ठीक है, हम अपना अपना नजरिया ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इतिहास को एक विद्यार्थी के नजरिए से पढ़ने आए हैं, तो हम उसी तरीके से चीजों को देखेंगे, किसी एक पूर्वाग्रह में नहीं जाएंगे। चलिए, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? वह कौन सा व्यक्ति था जो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करा? बदायूनी का नाम याद रखिएगा। कौन सा नाम याद रखना है दोस्त? बदायूनी का नाम याद रखिएगा। बदायूनी वो व्यक्ति है जिसने आमतौर पर अकबर की नीतियों की क्या की है? आलोचना की है। अकबर की नीतियों की आलोचना की है। किसने की है? बदायूनी ने अकबर की नीतियों की आलोचना की है। इनकी एक रचना भी है, मुंतखब उत तवारीख। क्या नाम है इनका? मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख किसकी रचना है?
ये रचना है बदायूनी की, याद रखिएगा, बदायूनी की रचना है मुंतखब तवारीख। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। क्योंकि अकबर की तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व कर रहा था आसफ खां तथा राजा मान सिंह। कौन नेतृत्व कर रहा था? आसफ खां और मान सिंह। अकबर हो गया। दूसरे पक्ष से थे महाराणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप। युद्ध कब हुआ है? 1576 में। ये हल्दी घाटी का युद्ध, जो भारतीय इतिहास के अब तक के महानतम युद्धों में से एक है, ये लड़ा गया है। कब लड़ा गया है? 1576 को हरियाणा हल्दी घाटी के मैदान में 1576 में ये युद्ध हुआ है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर के सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? मान सिंह। कौन नेतृत्व कर रहा था आमतौर पर? मान सिंह। मान सिंह नेतृत्व कर रहा था। आसफ खां भी बड़े सेनापति के रूप में था। अगर बात की जाए महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप की सेना में भी अनेक सेनानी थे, बहुत शानदार सेनानी थे, अनेक वर्ग थे। एक मुस्लिम, कई बार पूछा जाता है, एक मुस्लिम सेनापति इनकी भी सेना में था, उनका नाम था हकीम खां सूर। हकीम खां सूर किसकी सेना में थे? हकीम खां सूर अकबर महाराणा प्रताप की सेना में थे। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना आमतौर पर पराजित हुई और अकबर की विजय हुई थी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जहांगीर के शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का काल था। 1605 से 1627। अब दोस्तों 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। 1605 में इस अकबर की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई है। उसी के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल सम्राट बना। क्या बना? मुगलों का सम्राट बना। 1605 से लेकर 1627 तक ये दिल्ली सल्तनत, मतलब आमतौर पर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। और इसके बाद अगर बात की जाए तो कौन आया? इसका बेटा शाहजहां आया शासन के रूप में। शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। याद रखिएगा, शाहजहां। जहांगीर के शासनकाल को आमतौर पर मुगल चित्रकारिता का स्वर्गकाल कहते हैं, क्योंकि इसके दौरान चित्रकारिता का सबसे शानदार विकास हुआ। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। थॉमस रो एक ब्रिटिश व्यक्ति है। टॉमस रो ब्रिटिश, ये मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? पूछ रहा है कि किस किले में मिला था? अजमेर के किले में मिला था। मुगल सम्राट जहांगीर से जाकर ये अजमेर में जाकर मिला था। कौन? टॉमस रो। टॉमस रो कहां से आया था? इंग्लैंड से। इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, इन्हीं की तरफ से आया था। कौन? जेम्स प्रथम की तरफ से आया था। कौन आया था? टॉमस रो आया था। तो चलिए, ये हमने देखा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में इंग्लैंड से आया था। कौन? टॉमस रो। विलियम हॉकिंस एक और विदेशी है जो 1608 में आया था जहांगीर के ही दरबार में। कहां का था? इंग्लैंड का था। अब अगले प्रश्न पर चलिए। इनमें से कौन मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो बहुत सादगी का जीवन बिताया है। किसने? औरंगजेब ने। आमतौर पर व्यक्तिगत तौर पर इसने सादगी का जीवन बिताया है। किसने? औरंगजेब ने। शराब को नहीं छूता था। एक ही शादी हुई है इसकी, जैसे अन्य बड़े बड़े मुगल शासकों के हरम हुआ करते थे, इसने एक ही पत्नी मतलब शादी की है। और शराब को भी आमतौर पर नहीं छूता था। इसके दरबार में अनुशासन का स्तर भी अच्छा था। तो कौन है? औरंगजेब। जजिया कर फिर से लगाने की वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। अगर जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक की बात की जाए तो जजिया कर फिर से औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लगाया है। पुनः जजिया कर को औरंगजेब ने लगाया है। मुगलों में अकबर ने, किसने? अकबर ने क्या किया था? मुगलों में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन अकबर के बाद औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने। अगर इससे पहले की बात की जाए तो जजिया कर को सबसे पहले अरबों ने, जैसे मोहम्मद बिन कासिम,
जब वो आया उसके समय आमतौर पर भारत में उस हिस्से में जजिया कर लगाया गया। किसके समय में? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। कासिम के बाद जजिया कर लगा रहा, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर उस समय भी नहीं लगाया गया था। एक व्यक्ति बाद में फिर आया जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंशी शासक था फिरोज शाह तुगलक। वो व्यक्ति जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बाद अकबर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ये क्या था? जजिया कर आमतौर पर गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था। समाज में वो वर्ग जो मुसलमान नहीं है उस पर यह कर लिया जाता था, धार्मिक कर। अकबर ने जब जजिया कर की समाप्ति कर दी तो औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया। औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया और अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। इसने अंतिम रूप से जजिया कर का क्या कर दिया? समाप्ति कर दी। जजिया कर की समाप्ति कर दी। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व पर आरंभ हुआ? मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व औरंगजेब के काल में शुरू हुआ था। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में 1658 से 1707 तक आमतौर पर औरंगजेब का शासन रहा है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। लेकिन इसी समय मराठों में जिसका उभार हो रहा था उन्हें हम छत्रपति शिवाजी के रूप में देख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी, शाहजी भोसले के पुत्र। इनके नेतृत्व में मराठे क्या होने लगे? मराठे एकत्रित होने लगे, संगठित होने लगे और मजबूत होने लगे। छोटे छोटे रूप में मराठे संगठित होकर एक बड़े राज्य के स्तर पर मराठे संगठित होने लगे। और उसके बाद मराठों और मुगलों के बीच जो संघर्ष देखा गया, जिसकी शुरुआत वो औरंगजेब के समय में देखी गई। किसके समय में देखा गया? औरंगजेब के समय में देखी गई। बाद में जब छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके छत्रपति शिवाजी के पुत्रों ने कुछ समय तक साम्राज्य को चलाया, चाहे वो शिवाजी द्वितीय हो, संभाजी हो, उसके बाद शाहू जी, जिन्हें हमने देखा कि मुगल सम्राटों ने कैद कर लिया। लेकिन उसके बाद पेशवा जो एक वर्ग था मुगल मराठों में अष्टप्रधान में से एक था, प्रमुख था पेशवा। उसके बाद हम देखेंगे कि मराठों पर या देखेंगे कि मराठा साम्राज्य पर पेशवाओं का अस्तित्व बढ़ गया। ठीक है, ये सारी चीजें आगे आएंगी और हम वहां पर देखेंगे। औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब का पुत्र था, मतलब औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब दोस्तों शाहजहां का पुत्र था। किसका? शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब हो गया। इसी औरंगजेब का भाई दारा शिकोह भी है, इसी औरंगजेब की बहन जहां आरा भी है। तो इन नामों को भी याद रखिएगा। औरंगजेब किसका पुत्र है? शाहजहां का पुत्र है। अकबर की बात की जाए, हुमायूं, बाबर पहला वो मुगल शासक जिसने भारत में प्रवेश किया। इसी बाबर का पुत्र हुमायूं है, उसका बेटा अकबर और उसका बेटा अकबर और उसका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां। चलिए, तो ये वाला प्रश्न भी हमने कर लिया। आइए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर का क्या नाम है? ताजमहल के सुलेखक। यहां पर ताजमहल के निर्माणकर्ता का नाम नहीं पूछ रहा है, कैलीग्राफर का नाम पूछ रहा है। कैलीग्राफर का नाम तो अमानत खान शिराजी। कौन है? अमानत खान शिराजी। अगर डिजाइनर का नाम पूछता तब हम उस्ताद अहमद लाहौरी कहते। क्या कहते? उस्ताद अहमद लाहौरी कहते। क्या पूछता? डिजाइनर का नाम पूछता तब हम उस्ताद अहमद लाहौरी कहते। यहां पर कैलीग्राफर का नाम पूछ रहा है, सुलेखक लिखने वाले का नाम पूछ रहा है। इसकी रचना अमानत खान शिराजी ने की थी। आइए अगले प्रश्न पर चढ़ते हैं। संगमरमर पर पित्राद्युरा शैली, जिसे पित्राद्युरा शैली के नाम से जाना जाता है, या रंगीन पत्थर की जड़ाई, संगमरमर पर रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम जो स्थापत्य के क्षेत्र में बड़ा ही शानदार है, आर्किटेक्ट के समय में, किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? ऐसे भी याद रखिए कि मुगलों के समय में किसके समय में स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर या भवन निर्माण कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो आप एक नाम कहेंगे, शाहजहां। इसी शाहजहां के समय में पित्राद्युरा शैली का भी बहुत ही ज्यादा क्या हुआ है? विकास हुआ है। याद रखिएगा, जब चित्रकारी का संबंध पूछेगा तो जहांगीर से बताइएगा, और जब स्थापत्य का संबंध पूछेगा तो शाहजहां से बताइएगा। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से
जो सदियों से बिना जंग लड़े खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? अगर आप जाएंगे कभी दिल्ली तो दिल्ली में आप कुतुब मीनार देखने जाइए। जब आप कुतुब मीनार जाएंगे तो वहां पर आपको ये लौह स्तंभ मिलेगा। कुतुब मीनार के ही परिसर में दिल्ली में लौह स्तंभ मिलेगा जो सदियों से बिना जड़े, बिना मतलब वहां पर खराब हुए खड़ा हुआ है। ये प्राचीन भारतीय कला का ही एक उदाहरण है कि लौह स्तंभ आज भी उस पर जंग नहीं लगी, बहुत ही शानदार है, इसका उदाहरण है। कहां पर है? कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। क्या स्थित है? दिल्ली में लौह स्तंभ जिस पर चंद्र नाम का वर्णन है और ऐसा लगता है कि उसे चंद्रगुप्त ने बनवाया है। किसने बनवाया है? चंद्रगुप्त ने बनवाया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो सासाराम में दोस्तों मकबरा है किसका? शेरशाह सूरी का। किसका मकबरा है सासाराम में? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? बिहार स्पेशल में भी ये प्रश्न पूछता रहता है। कहां पर है? सासाराम बिहार में है। कहां पर है दोस्तों? सासाराम बिहार में, याद रखिएगा। 1540 में ये राजा बना, 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है किसकी? शेरशाह सूरी की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम है इसका फरीद। फरीद वास्तविक नाम है फरीद। जिस राजा के यहाँ ये रहता है कभी उसने, शेरशाह सूरी ने मतलब एक शेर की हत्या की थी, एक शेर को मार गिराया था और इससे प्रभावित होकर फरीद की जगह उसका नाम क्या रख दिया गया? शेरशाह सूरी रख दिया गया। और शेरशाह सूरी की महत्वाकांक्षा ने, शेरशाह सूरी की मेहनत ने एक दिन उस सामान्य व्यक्ति को भारत का सम्राट बना दिया। तो ये चीजें याद रखिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? चित्रकारी हेतु आमतौर पर आप ऐसे भी मैंने कहा था क्लिक कर सकते हैं कि चित्रकारी का संबंध जब आए तो जहांगीर, लेकिन यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं, मीर सैयद अली। दोस्तों जब हुमायूं का निर्वासन हुआ भारत से और उस समय कुछ समय के लिए ये ईरान भी गए और ईरान में भी इन्होंने वहां पर अच्छा संबंध बनाया, ईरान के शाह से, फारस के शाह से जिसे ईरान कहते हैं, वहां पर भी इन्होंने अच्छा खासा संबंध बनाया और वहीं पर सबसे पहले ये कुछ चित्रकारों को मुगल दरबार में ले आए। इसलिए इनको भी हम आंसर के रूप में यहां पर हम इन्हें देखते हैं। तो सैयद अली किसके साथ जुड़े हैं चित्रकारी हेतु? हुमायूं के साथ जुड़े हैं। अगर मुगल काल का चित्रकारी का स्वर्ण काल पूछेगा तब जहांगीर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखा जाए। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, पीकॉक थ्रोन कहते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? किस मुगल शासक ने उसे कहां बनवाया था? लाल किले लेकर आया। कौन सा था? शाहजहां। क्या है? कौन सा शासक है? शाहजहां। शाहजहां क्या हो जाएगा आंसर? शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां। मयूर सिंहासन का उसने निर्माण कराया। इसी मयूर सिंहासन में कहा जाता है ये कोहिनूर हीरा भी जड़ा गया था और उसे लाल किले में स्थापित करवाया था। किस मुगल सम्राट ने? तो याद रखिएगा शाहजहां ने। इसी मयूर सिंहासन को, इसी मयूर सिंहासन को भारत से कौन छीन के ले गया? 1739 में जो व्यक्ति भारत से लेकर गया उसे हम नादिर शाह कहते हैं। क्या कहते हैं? नादिर शाह कहते हैं। नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो फारस ईरान का था, नादिर शाह 1739 में ले गया भारत से, दिल्ली से। और जिस समय ये 1739 में दिल्ली से ले गया उस समय दिल्ली की गद्दी पर परवर्ती मुगल शासक, किसका शासन था? परवर्ती मुगल शासक, हम उन्हें क्या कहते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला, इसी के समय में जीत कर ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम याद रखिएगा। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में यहां से ले गया। कौन ले गया? नादिर शाह ले गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। पंचमहल किसमें स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में जो किला बनवाया गया, जो महल बनवाया गया, उसी में पंचमहल स्थित है। ये पंचमहल बुद्धों के स्थापत्य शैली से भी थोड़ा सा प्रभावित है, उस पर लिखा रहता है। प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि इसकी स्थापत्य से कौन सा महल प्रभावित है? तो पंचमहल किस महल का हिस्सा है? कहां मतलब किस इमारत का हिस्सा है? फतेहपुर सिकरी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? फतेहपुर सिकरी का हिस्सा है। ये प्रश्न याद रखिएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो आगरा के किले का निर्माण हमेशा याद रखिएगा अकबर के समय किया गया था। किसके समय में किया गया था? अकबर के समय में। अगर दिल्ली के लाल किले के कहेगा तब आप शाहजहां आंसर करेंगे। आगरा के किले के संबंध में कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएंगे। ये आंसर आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्नों को बहुत तेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुक भी नहीं रहे। इसका एक कारण है कि एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर बहुत धीरे धीरे चीज़ों को किया जाए तो हम बहुत ही समय खो देंगे। आप भी इस समय चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, हम तेज़ी से चीज़ों को ख़त्म करें। ये थोड़ा सा प्रोसेस बोरिंग हो सकता है कि हम लगातार केवल पढ़े जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा ये फाइनल समय है, और फाइनल समय में हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही होना चाहिए, उद्देश्य यही होना चाहिए कि कितना कम समय में हम अधिक से अधिक गेन कर सकें, अधिक से अधिक गेन कर सकें। तो जितनी व्याख्या कराई जा सकती है, जितनी व्याख्या उपयोगी है, मैं उन समस्त मुद्दों पर आपसे बात कर रहा हूँ, उन समस्त प्रश्नों पर, उससे रिलेटेड आंसर पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो यूपी SSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में ये पूछा गया। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, हर प्रश्न में देखते रहिए कि वो कब और कैसे पूछा गया है। हर बार रुक कर मैं ये दिखाऊं कि एग्जाम में यहाँ पूछा गया, यहाँ पूछा गया, तो ये भी संभव नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? जामा मस्जिद, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? शाहजहां। चले आइए, किसके यहाँ चले आइए? शाहजहां। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने कराया। आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। ये वो राजा है जिसके काल में मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके काल में कहा जाता है? इसी शाहजहां के समय में कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में किस राजा द्वारा बनाया गया? दिल्ली का लाल किला आप हर साल देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पे, इसके अलावा गणतंत्र दिवस पे वहां से ध्वजारोहण होता है। दिल्ली का लाल किला जिसे हम रेड फोर्ट के रूप में भी जानते हैं, शाहजहां वही आंसर हो जाएगा। किसने बनवाया? शाहजहां ने ही बनवाया था। वीडियो में 2023 में प्रश्न था, अभी हाल ही, बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत कठिन भी नहीं था, और जहां तक मुझे उम्मीद है मैक्सिमम बच्चों ने ये प्रश्न सही किया होगा, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? हु वर द आर्किटेक्टर ऑफ हुमायूं के मकबरे का, हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरे का दोस्तों वास्तुकार था मिर्जा गियास। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो ने हुमायूं के इस मकबरे का निर्माण कराया था। उन्हीं की पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो, इन्होंने ही बनवाया था। और मिर्जा घियास के नेतृत्व में ये मकबरा, यानी ये उनके क्या थे? वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, डिजाइनर थे। ये सारी चीजें कही जा सकती हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में। हुमायूं के मकबरे के बारे में कहाँ है? वहीं दिल्ली में। अगले प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। अब यहाँ पर आप फंस जाएंगे, यहाँ पर आप सोचने लगेंगे कि अरे भाई कौन था? क्योंकि पहला शासक जिसके समय में पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री बनी, वो तो कौन था? जहांगीर था। आप कहेंगे जहांगीर के समय में सबसे पहली मुगलों की फैक्ट्री बनी सूरत में। उससे पहले दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में उन्होंने वो काम किया था, फैक्ट्री बनाने वाला। वास्तविक फैक्ट्री सूरत में बनी, तो आप कहेंगे जहांगीर इसका आंसर हो सकता है। या फिर एक दिमाग में बात आ जाएगी कि क्या औरंगजेब तो बहुत बाद में आया था, क्या पहले कोई मुगल शासक है? जैसे अकबर के समय तो अंग्रेज आए नहीं, क्या शाहजहां? या फिर शाहजहां ने तो कहीं मंजूरी नहीं दे दी, तो ये भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। बाद का एक शासक है जिसे हम कहते हैं फर्रुखशियर। क्या कहते हैं? फर्रुखशियर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ये एक ऐसा शासक था, प्रवर्ती मुगल शासक ऐसा था दिल्ली का,
जिसने 1717 में मुगलों को क्या दिया है, मुगलों को ये अधिकार, जिसे हम शुल्क मुक्त व्यापार कहते हैं आमतौर पर, जिसे हम अधिकार, बहुत बड़ा अधिकार है ये, दस्तक का अधिकार फर्रुखशियर ने दिया है। तो आप कहेंगे ऑप्शन में वो तो मिल नहीं रहा, लेकिन उससे पहले औरंगजेब ने इस प्रकार का अधिकार, शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दे रखा था। चलिए, क्योंकि वो लोग भी देख रहे थे कि छोटी सी व्यापारियों की कंपनी है, बहुत अधिक से अधिक क्या कर लेगी, उन्हें थोड़ा ही लग रहा था कि व्यापारियों की कंपनी एक दिन भारत पे शासन कर सकती है। अगले प्रश्न पर आइए। मुगल काल के पहले सम्राट बाबर ने अपने देशी भाषा चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस आत्मकथा को क्या कहते हैं? अब देखिए, इस प्रश्न से हमें कितने आंसर मिल रहे हैं। सबसे पहले, सम्राट बाबर ने, उसकी देशी भाषा क्या थी? चगताई तुर्की, तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। एक प्रश्न पूछ सकता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं किस भाषा में लिखी है? तुर्की, फारसी, अरबी, उर्दू। तो आप कह सकते हैं कि बाबर ने मूल रूप से अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर था कहाँ का? मध्य एशिया की रियासत फरगना का था। वहाँ से चला और दिल्ली में 1526 ईस्वी में जब उसने पानीपत के द्वितीय मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया, तब उसने भारत में अपना सबसे शक्तिशाली हस्ताक्षर दर्ज कराया। ये यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली में मुगल शासन की स्थापना करी। आप ये चीज़ क्लियर है? तो बाबरनामा इसका नाम है। क्या नाम है? बाबरनामा। इसी को तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, रहीम खान खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया, अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, इंग्लिश भाषा में भी अनुवाद हुआ, लेकिन उसने मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा था। किसे? बाबरनामा को। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी बाबरनामा में उसने जिस भारतीय शासक का नाम लिया है, उनका नाम क्या है? विजयनगर के शासक हैं, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का भी नाम लिया है। कृष्णदेव राय को महान शासक के रूप में बताया है। ये प्रश्न याद रखिएगा। बाबरनामा में किसने बताया है? बाबर ने बताया है। अगले प्रश्न पर, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहे हैं भारत में, जियाउद्दीन बर्नी। ये क्या है? किस बुक के लेखक हैं? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। ये नाम आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, अगर इब्न बतूता की बात की जाए तो इब्न बतूता वो विदेशी नागरिक है जो कि मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और किसके दरबार में रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता रहा है। इसकी पुस्तक का नाम है अल रेहला। क्या नाम है? अल रेहला। किसकी पुस्तक का नाम है? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है। आइए देखिए, एक और ऑप्शन में था हसन निजामी। हसन निजामी के बुक का नाम है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर याद रखिएगा। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, हमने पहले ही देख लिया है, आईने अकबरी भी कहते हैं। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल है। अबुल फजल इसका आंसर हो जाएगा। अगर अब्बास खां शरवानी का नाम किया जाएगा तो शेर शाह सूरी के काल के बहुत ही शानदार इतिहासकार रहे हैं। कौन? अब्बास खां शारवानी। याद रखिएगा, शेर शाह सूरी के दौरान। अगले प्रश्न पर चलिए। आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी अभी हमने देखा, किसने लिखा? अबुल फजल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अबुल फजल ने आईने अकबरी या अकबरनामा लिखा। हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा हुमायूं की ही बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। इसके अलावा बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखा है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अगला देखिए वही क्वेश्चन आ गया लगभग। बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने। तो सही है। क्या आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, ये भी सुमेलित है। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी है। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखी है। ये कौन है? इसी हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ है। क्या नाम है? गुलबदन बेगम नाम है इनका। ठीक है। सॉरी। तुजुक ए जहांगीरी स्वयं जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। तुजुक ए जहांगीरी। ये सारी चीजें याद रखिएगा।
आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? फिर से हम देखेंगे गुलबदन बेगम ही हुमायूंनामा की लेखक है। ऑप्शन बी सही है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी? किसके बारे में पूछ रहा है? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई? दोस्तों 1857 की क्रांति याद करिए। 1857 की क्रांति याद करिए। 1857 की इसी क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से इस संपूर्ण क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। और इसी क्रांति को नेतृत्व प्रदान करने के दौरान जब अनेक जगहों पर भारतीय नेतृत्व की हार होने लगी, क्रमशः दिल्ली में पतन हुआ, उसके बाद लखनऊ में, ग्वालियर में क्रमशः जब भारतीय पक्ष की हार होने लगी, तो फिर से अंग्रेजों ने अपने आप को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद बहादुर शाह जफर को की सम्राट की उपाधि वापस लेकर और इन्हें निर्वासित कर दिया गया। इन्हें निर्वासित करके म्यामा के, तत्कालीन म्यामा को हम क्या कहते थे? वर्मा कहते थे। वर्मा के कहां भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। और इसी रंगून में 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। कहा जाता है कि एक ब्रिटिश सिपाही था, उसने 1857 के क्रांति के नायक बहादुर शाह जफर से शायरी मिजाज में कहा। वो जानता था कि बहादुर शाह जफर भी अपने आप में एक शायर है, शानदार शायर है। तो क्रांति की आग ठंडी होने के बाद या भारतीय सेनाओं की हारने के बाद उसने कहा, शायरी अंदाज में कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। शमशीर का मतलब होता है तलवार। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बदले में पलटवार के रूप में ये जवाब था किसका? बहादुर शाह जफर का। जफर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तेग मतलब भी क्या होता है? तलवार होती है। निश्चित तौर पर 1857 की क्रांति में भारत असफल रहा, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही, बहुत समय बाद ही हमने अपनी स्वतंत्रता हासिल की 1947 में। निश्चित तौर पर हमें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, लेकिन इस लंबी प्रक्रिया में, अपने संघर्ष में हमने खुद को निखारा और हमने अंत में जाकर स्वतंत्रता हासिल की। तो ये याद रखिएगा। कहाँ पर इसका आंसर हो गया? रंगून। कहाँ पर इसका आंसर हो गया? रंगून। आइए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने 1822 में किसकी स्थापना की? अवध की स्थापना की। अवध, स्वतंत्र अवध की स्थापना की सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने 1822 में। ये चीजें याद रखिएगा। सआदत खां ने की है। ये वो दौर है जब कमजोर होने लगे हैं। कौन कमजोर होने लगा है? मुगलों की सत्ता धीरे धीरे क्या होने लगी है? कमजोर होने लगी है। ये चीजें याद रखिएगा। चलिए, सॉरी दोस्तों, एक चीज के लिए माफी चाहूंगा। मैंने बता दिया 1822, मैंने यहाँ पर लिख दिया था 1722 रहेगा, ये मिस्टेक हो गई। 1722 में इन्होंने स्वतंत्र रूप से अवध की स्थापना की। दोस्तों याद रखिएगा, ये वो दौर था जब मुगलों की पकड़ कमजोर हो रही है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। किसकी मृत्यु हो गई है? औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। और औरंगजेब की मृत्यु होने के कारण अब बहुत सारे ऐसे, कहा जाता है ना कि जब किसी बड़े साम्राज्य का विघटन होता है तो उसके ध्वंसावशेषों पर दावा ठोकने के लिए अनेक साम्राज्य सामने आ जाते हैं। अब वो चाहे बंगाल में बंगाल का नवाब हो, चाहे दक्कन में हैदराबाद का निजाम हो, चाहे दक्कन में मराठे हो, चाहे फिर हैदराबाद का निजाम हो, मराठे हो, टीपू सुल्तान हो, तमाम लोग दावा ठोकने आ गए। उन्हीं में से एक सआदत खां को हम एक स्वतंत्र के रूप में कहां देखते हैं? अवध के रूप में, अवध में देखते हैं। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जहांदार शाह। आमतौर पर इसका आंसर बहादुर शाह भी हो सकता था, लेकिन बहादुर शाह, किसी इतिहासकार ने बहादुर शाह प्रथम, यहां पर हम जफर की बात नहीं कर रहे, उस बहादुर शाह की बात कर रहे हैं जिसका शासनकाल 1707 से 1712 तक रहा।
जिस बहादुर शाह के बारे में इतिहासकारों ने कहा कि अंतिम मुगल सम्राट जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है वो कौन था? बहादुर शाह प्रथम। इसी बहादुर शाह, इसे शाह बेखबर भी कहते थे। इस बहादुर शाह प्रथम की उपाधि क्या थी? शाह बेखबर भी इसकी उपाधि थी, याद रखिएगा। उसके बाद 1712 में जहांदार शाह बना जिसकी उपाधि थी लंपट मूर्ख। क्या इसकी उपाधि थी? लंपट मूर्ख इसकी उपाधि हुआ करती थी। अगर बात की जाए फर्रुखशियर, इसके बाद शासक बना, इसकी उपाधि है घृणित कायर। क्या उपाधि है? घृणित कायर। घृणित कायर। मोहम्मद शाह, इसकी मिजाज के कारण इसे हम मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, रंगीला भी कहते हैं। दोस्तों कहा जाता है कई बार कि मुगलों का पतन क्यों हुआ, अनेक कारण बताए जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि औरंगजेब के शासनकाल की शक्ति या दक्कन में उसके द्वारा ज़्यादा ध्यान दिया जाना, ये कारण रहे होंगे। बहुत किताबें लिखती हैं कि शाहजहां ने ताजमहल और अनेकों स्थापत्य बनाने में इतना खर्च कर दिया कि फिर से मुगल साम्राज्य को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो गया। आर्थिक कमी बताते हैं। लेकिन ये भी एक कमी है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य को मिला ही नहीं। वो चाहे लंपट मूर्ख मिले, कोई शाह बेखबर मिला, कोई घृणित कायर और कोई मोहम्मद शाह रंगीले के तौर पर मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप याद रखिएगा। आप इन उपाधियों को देख लीजिएगा, याद रखनी चाहिए आप। मुगल काल में पुलिस बल की मुखिया को क्या कहा जाता था? पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था, कोतवाल कहा जाता था। आमतौर पर इस कोतवाल का काम क्या था? आज भी कोतवाल का पद हम देखते हैं। कोतवाल का काम था शहर में लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखना। चलिए, यही प्रश्न फिर पूछ दिया गया है, मुगल शाह के शासन के दौरान कोतवाल की सही भूमिका क्या है? कोतवाल की भूमिका युद्ध के लिए नेतृत्व करना गलत, राजकोष बनाए रखना गलत, राजस्व एकत्रित करना गलत, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये काम था कोतवाल का। चलिए, यहां पर ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इस श्रृंखला का आखिरी चैप्टर है मिडाइवल हिस्ट्री का, जिसे हम विविध मिसलेनियस के रूप में देखेंगे। आइए इस चैप्टर पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने मुगलों से रिलेटेड सारे प्रश्न किए और हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रश्न पूछे गए थे यहाँ से यूपी ट्रिपल द्वारा। इसीलिए हमें लगभग 47 से 48 प्रश्न मिले। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जरूर देखिएगा। आइए अगले टॉपिक पे चलिए। शिवाजी के समकालीन कौन थे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मराठों को साम्राज्य का वास्तविक अस्तित्व दिया, उन छत्रपति शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे। शंकराचार्य की बात की जाए तो बहुत पुराने शंकराचार्य, जिन्होंने ब्रह्म का दर्शन दिया, जिन्होंने अद्वैतवाद दिया, जिन्होंने लिखा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है। उस अद्वैतवाद के सिद्धांत को देने वाले को हम शंकराचार्य कहते हैं। नामदेव, बरकरी समुदाय, आमतौर पर नामदेव, ये भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? तुकाराम। आंसर क्या हो जाएगा? तुकाराम। छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? अष्टप्रधान, यहां पर याद रखिए, अष्टप्रधान मराठों में हुआ करते थे। मराठों के पास, मराठों की मंत्री परिषद जो हुआ करती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अष्टप्रधान कहते हैं। अष्टप्रधान कहते हैं। इसमें अनेक पद हुआ करते थे। सबसे शक्तिशाली पद हुआ करता था पेशवा का। ये वो पेशवा का पद था जो आगे जाकर मुगलों की सत्ता पर नियंत्रण कर लेगा। जब अनेक योग्य पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम जैसे महान पेशवा आएंगे, तो पेशवा लगभग मराठा साम्राज्य पर पूर्ण अधिकार कर लेंगे। इन्हीं अष्टप्रधानों में से पेशवा था। इन्हीं अष्टप्रधानों में से वाक्यानवीस हुआ करता था, चिटनीस हुआ करता था। वाक्यानवीस, चिटनीस, इन्हीं अष्टप्रधान में से पुरोहित हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे। तमाम पद थे, याद रखिएगा। अष्टप्रधान किसके दरबार में? छत्रपति शिवाजी के दरबार में। अगर आपसे कोई पूछे अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे, अष्ट दिग्गज, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अष्ट दिग्गज जिसके दरबार में रहते थे उनका क्या नाम है? उनका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के शासक, कौन सा वंश? तुलुव वंश के शासक। 1509 से 1529 तक इनका शासनकाल रहा। किसका? कृष्णदेव राय।
अमुक्त माल्य नामक शानदार तेलुगु में एक रचना की। इसके अलावा नगलापुर नामक नगर बसाया। इन्हीं के समय में डोमिंगो पायस भारत आया, बारबोसा भारत आया। वो महान कृष्णदेव राय है जिनके दरबार में जो था उन्हें अष्टदिग्गज कहते थे और मराठों के दरबार में अष्टप्रधान। तो शिवाजी, काफी घुमा फिरा कर आंसर दिया हमने बहुत ही समय के बाद, लेकिन आंसर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? याद रखिए, छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रपति शिवाजी को हम पहाड़ी चूहा के नाम से भी जानते हैं। क्यों उन्हें पहाड़ी चूहा कहते हैं? क्योंकि उनकी सेना की ताकत छापेमार रणनीति थी। क्या थी? छापेमार रणनीति थी। किसकी सेना की ताकत? छत्रपति शिवाजी के सेना की ताकत क्या थी? छापेमार रणनीति। तो ये आंसर याद रखिएगा। यहाँ पर स्टार दिया हुआ है जो कि गलत है, ये गलत है, ये स्टार नहीं होगा। यहाँ पर ए आंसर होगा मराठों को। मराठों की ताकत क्या थी? छापामार रणनीति। अगले पर आ जाइए। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की। याद रखिएगा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई और उसके बाद कुछ उत्तराधिकारी बने, उनमें भी आपसी संघर्ष हुआ। इन्हीं आपसी संघर्ष में एक नाम जो सबसे तेजी से उभर कर आया, उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी। उस फिल्म के नायक के रूप में आपने जिस व्यक्ति को देखा, उन्हें हम बाजीराव प्रथम कहते हैं। वो इन्हीं के बेटे हैं, बालाजी विश्वनाथ। मराठा दरबार में पेशवाओं को मजबूती से स्थापित करने वाला यही परिवार था। इसी परिवार में बाद में जाकर बाजीराव भी आएंगे। तो ये किस वंश के थे? ये चित्तपावन कुल के ब्राह्मण थे। ये लोग क्या थे? चित्तपावन कुल के ब्राह्मण थे। अब देखिए बाजीराव मस्तानी मूवी, उसमें शुरू में ये बात बताई गई है, चित्तपावन कुल के ब्राह्मण। उस फिल्म में ये प्रश्न बताया गया है। तो यूपी SSC वीडियो की परीक्षा में 2023 जून में ये पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आइए। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार क्रम बताना है हमें। किसने कब शासन किया? शेर शाह सूरी। याद रखिए 1540 से 45 तक। अकबर ने कब से कब तक शासन किया है? अकबर की बात की जाए तो 1556 से 1605 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। और इल्तुतमिश 1206 से समथिंग, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सॉरी, 1230 या 32 तक आई थिंक, या फिर 36 तक, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं, लेकिन ये हमने देखा क्रम बन गया। सबसे पहले 4, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद 3, 4 के बाद 3, उसके बाद 1 और फिर 2, 4 3 1 2। ये सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई तथा खालसा, पवित्र खालसा की नींव रखी? सबसे पहले याद रखिए कि गुरु गोविंद साहब, जिन्हें हम सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के रूप में जानते हैं, जिनका जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिहार के पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों को एकत्रित करके उन्हें बहुत ही ज्यादा, मतलब खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की। पंजाबी सिखों के लिए जो चीज उन्होंने आवश्यक की, उसे हम कहते हैं पंचकक्के। पंचकक्के। इसमें होता क्या था कि कच्छा, कड़ा, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छ, इसे मैं लिख देता हूं यहां पर। कड़ा मतलब हाथ में पहने जाने वाला कड़ा, कच्छा, कंघा, कृपाण और केश, ये 5 चीजें जरूरी कर दी गई हर एक सिख के लिए। ये इसलिए किया गया कि आप कहीं भी हो, कहीं से आप जंग के मैदान में आवश्यकता पड़ने पर आप तुरंत युद्ध करने के लिए जा सके। इस तरह उन्होंने खालसा पंथ की क्या की? स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की। तब से महिलाओं को कौर कहा जाता है और पुरुषों को सिंह कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन उन्होंने ये सारे कार्य 1699 में किया था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए प्रश्न गलत है। याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहिब में की थी उन्होंने। कब? 1699 में।
आइए ये ऑप्शन मिलाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है, किसके मध्य? बाबर के मध्य हुआ है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। हल्दी घाटी 1576 में किसके बीच? राणा सांगा और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। और तालीकोट का युद्ध 1565 में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये युद्ध हुआ है, जिसमें बहमनी साम्राज्य की ओर से गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर ये सारे हैं। और इसमें किसकी हार हुई? इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई है इसी तालीकोटा या मच्छोदरी के युद्ध में। तो ये मिला लीजिए। पानीपत का 1526 पहले में 2 हो जाएगा, प्लासी का 1757 3 हो जाएगा, हल्दी घाटी का 1576 4 हो जाएगा और तालीकोटा का 1 1565 2 3 4 1 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचा, बिल्कुल। इस दौरान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और इब्न बतूता इसी के समय भारत आया। कौन? इब्न बतूता। किसके दरबार में आया? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे दिल्ली के दरबार में सबसे ज्यादा शिक्षित राजा के रूप में जानते हैं। गुणसमंद अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है। गुणसमंद अभिलेख में क्या कहा गया? दुनिया का खान। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसी के दरबार में कौन आया? इब्न बतूता 1333 में। इनकी किताब का नाम क्या है? अल रेहला। क्या नाम है? अल रेहला। ये याद रखिएगा नाम, अल रेहला। अल रेहला, इनकी किताब का क्या नाम है? रेहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव का जन्म 1506 में, ये गलत है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ है और 1539 में इनकी मृत्यु हुई। सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव। इनके बाद आए गुरु अंगद देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। कौन? गुरु नानक देव। गलत पूछा था, नहीं खाता है, तो ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा। मार्को पोलो ने भारत का दौरा 1290 में किया है, बिल्कुल सही। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट आया, पुर्तगाली था, यह भी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। किसे जाता है? रामानंद को। किसे जाता है दोस्तों? रामानंद को जाता है। रामानंद को याद करिए, बहुत सारे शानदार शिष्यों के गुरु रहे हैं। एक लंबी गुरु शिष्य परंपरा चली है, चाहे वो कबीरदास की बात करिए, वो जुलाहे थे। सधना की बात करिए, वो नाई थे। कबीरदास हो, सधना हो, अनेक वर्गों से इनके शिष्य हुए। किसके? रामानंद साहब के। तो रामानंद साहब ने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में बहुत ज्यादा क्या पर किया? प्रकाशित किया, बहुत ही ज्यादा प्रकाशित किया। कौन? रामानंद साहब। बाकी रामानुजाचार्य को हम जानते हैं, जिन्होंने अद्वैत विशिष्ट अद्वैतवाद दिया। किसने? रामानुज साहब ने। चलिए अगले संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन है? अपने संदेश का प्रचार करने के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाला प्रथम भक्ति संत कौन था? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। रैदास भी इन्हीं के शिष्य हैं, कबीरदास इन्हीं के शिष्य हैं, सधना इन्हीं के शिष्य हैं, और भी शिष्यों के में आते हैं रामानंद के शिष्य हैं। चलिए अगला प्रश्न। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु, याद रखिएगा। कौन से गुरु? 5वें गुरु। हरमंदर साहब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसकी नींव भी गुरु अर्जुन देव ने रखी। बाद में रणजीत सिंह ने इस पे सोना चढ़वाया। तो गुरु अर्जुन देव, सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित करने का कार्य किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया। जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी। किसने इनकी हत्या कराई है? जहांगीर ने। 10वें या आखिरी गुरु कौन थे? 10वें या आखिरी गुरु गुरु गोविंद साहब थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के आखिरी गुरु और 10वें गुरु थे। उन्होंने कहा कि आज से मतलब मेरे बाद आदि गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जिसे हम आदि ग्रंथ कहते हैं, यही सिखों का क्या होगी? पथ प्रदर्शक होगी, यही सिखों को मार्ग दिखाएगी। यानी इसी को क्या बनाया? इसी को आखिरी सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मैं आखिरी गुरु हूं, इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब आपका मार्गदर्शन करेगी। ये याद रखिएगा। चलिए ये प्रश्न कर लिया हमने। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था
गुरु ग्रंथ साहब का संकलन हमने देखा था गुरु अर्जन देव ने, लेकिन इसे प्रमाणित किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर हो गया, कह दिया कि मैं अब मतलब अंतिम गुरु कौन होंगे? गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। तो दोस्तों चलिए ये सीरीज भी हमने खत्म कर ली मिडाइवल हिस्ट्री की, जिसमें हमने खास तौर पर मुगल शासन को पूरा ध्यान दिया, जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस में भी हमने प्रश्नों को किया है। तो दोस्तों इस यहां पर आज हमने अपने हिस्ट्री के तीनों सेक्शंस की पूरी व्याख्या कर ली, मिडाइवल की भी कर ली, एंशिएंट की भी कर ली और मॉडर्न की भी कर ली। अब इंतजार रहेगा कि पेपर में हम यहाँ से कितने प्रश्नों को देख पाते हैं, क्योंकि दोस्तों अपनी इस क्लास की एक लिमिटेशन ये थी कि यहाँ पर हम केवल प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कर रहे थे। हम ये जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से रिपीटेशन बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि हमने व्याख्या डिटेल की है, सिर्फ हमने उस प्रश्न का आंसर नहीं जाना है, इसलिए इन क्लासेस का दायरा और बड़ा है। दोस्तों ऐसी ही क्लासेस अन्य विषयों के बारे में भी आएंगी, अन्य विषयों के बारे में भी बनाई जाएंगी। आज की मेरी क्लास इतनी ही रही और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस ज़रूर पसंद आई होंगी। और दोस्तों इन वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों को जो और पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो निश्चित तौर पर उन्हें रिकमेंड कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियोज़ को देखकर इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। ऑल एग्जाम्स PYQ के हमारे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, या आप ये वीडियोस देख रहे थे। मिलूंगा आपसे एक अलग क्लास में फिर से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।